नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर नई अपडेट के बारे में। सभी अभ्यर्थियों के दोस्तों नंबर होंगे जारी। यूके ट्रिपल एस सी की साइट में दोस्तों जल्दी ही आपको अपने नंबर देखने को मिलेंगे। नए सिरे से दोस्तों मेरिट बनने वाली है। अभी आपने हाल में ही दोस्तों देखा था कि यूके ट्रिपल एस सी की जो एलटी भर्ती है दोस्तों, इसमें से कोर्ट ने स्टे को हटा दिया था। इसमें स्टे लगा हुआ था काफ़ी समय से। कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, उनके उत्तरों में परिवर्तन दोस्तों हुआ था और इसको लेकर हाई कोर्ट का दोस्तों एक ऑर्डर भी आया था। काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो कि चिंतित थे अपने मार्क्स को लेकर और वो जानना चाहते थे कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं उन पर आपत्ति यहाँ पर लगाई गई थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में किन किन प्रश्नों में दोस्तों यहाँ पर आपत्ति लगी थी और कौन कौन से जो प्रश्न हैं दोस्तों उनके उत्तरों में परिवर्तन हुआ है, सो दैट आप अपनी मेरिट का दोस्तों यहाँ पर आकलन कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर दोस्तों जो नई अपडेट है, जिसमें बताया जा रहा है कि जल्दी ही यूके ट्रिपल एस सी के सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं उनको सार्वजनिक किया जाएगा। वो जल्दी ही आपको यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट में दोस्तों देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आयोग को यहाँ पर नए सिरे से सभी मेरिट लिस्ट को तैयार करना होगा। दोस्तों अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट में दोस्तों एक केस में बेसिकली जो ऑर्डर आया था उसमें दोस्तों यही बोला गया है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची में किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करके जो बाकी बचे दोस्तों जो रिक्त पद है वहाँ पर नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। उत्तराखंड एलटीएक्स का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ, आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी की गई। प्रोविजनल आंसर की में दोस्तों यहाँ पर प्रत्यावेदन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा मांगे गए। उसके बाद जब प्रत्यावेदन आए तो जो फाइनल आंसर की दोस्तों जारी की गई उसमें उत्तरों में परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। उसके बाद उसको आगे जाके सूची को भी दोस्तों आगे भेज दिया गया, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन इसमें कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स पहले प्रोविजनल आंसर की में ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन फाइनल आंसर की में क्योंकि परिवर्तन हो गया उत्तरों में तो उनके जो मार्क्स है दोस्तों वो कम आए और जिस कारण से वो मेरिट में चूक गए और इस चीज़ को लेकर वे लोग कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में चले गए तो फिर वहाँ पर एक के बाद एक कई सारी दोस्तों वहाँ पर रिट याचिकाएँ डली, जिसमें ये बोला गया कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो आंसर की है वो रॉन्ग दी गई है और जिस कारण से कोर्ट केस काफ़ी लंबा चला और फाइनली दोस्तों इसमें से जो स्टे है दोस्तों वो हटा और इसमें यही डिसीजन आया कि कुछ उत्तरों को परिवर्तित किया जाएगा और जो बाकी बचे हुए जो पद हैं उनमें बेसिकली नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो 1352 कैंडिडेट्स हैं उनका तो सिलेक्शन हो गया है, अब उनको ज्वाइनिंग देनी है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी दोस्तों मामला अटका हुआ है, एक स्टे और है, उस पर दोस्तों सुनवाई चल रही है और उसके बाद जल्द ही एलटी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग यहाँ पर मिल जाएगी। फ़िलहाल लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, अभी भी एक स्टे यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे हम उस ऑर्डर की जिससे पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस हैं उनमें अभी फ़िलहाल परिवर्तन हुआ है, कितने प्रश्नों पर दोस्तों यहाँ पर आपत्ति लगी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर दोस्तों वही हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये बेसिकली वही केस है जिसमें दोस्तों प्रश्नों में परिवर्तन को लेकर प्रश्नों की जो आंसर की है दोस्तों उसको चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिट पिटीशन 232, ऐसे रिट पिटीशन 127, 160 आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर रिट याचिकाएं दोस्तों पड़ी हैं। 164, 179, 181 आप देख सकते हैं, 243, 247, 357 आप देख सकते हैं, 368, 371, 374 कितनी सारी दोस्तों यहाँ पर रिट याचिकाएं दोस्तों पड़ी हैं। सबका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सेम है, सबका एक ही मानना है कि या सबका इशू एक ही है कि यूके ट्रिपल एस सी की जो आंसर की है उसमें ऑब्जेक्शन इन्होंने लगाए हैं। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल जज हैं वो हैं रविंद्र मैठानी और उन्होंने बोला है कि सिंस कॉमन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड द फैक्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस पिटीशन, यानी कि इन सभी में एक ही मामला है और सभी का एक ही फैक्ट है, सो दे आर डिसाइडेड बाय द कॉमन जजमेंट, यानी कि सब में एक ही जजमेंट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया है कि द चैलेंज इन दिस पिटीशन आर मेड टू द प्रोविजनल रिकमेंडेशन ऑफ द लिस्ट डेटेड 9/2/2025, यानी कि इसमें दोस्तों बेसिकली यही चैलेंज किया गया है कि जो लिस्ट आयोग के द्वारा 9/2/2025 को
रिकमेंडेशन लिस्ट जारी की गई है, अभ्यर्थियों की चयनित सूची जो जारी की गई है वो आपकी सही नहीं है, उसको चैलेंज किया गया है। क्योंकि जो यूके ट्रिपल के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसमें कई सारे क्वेश्चन है दोस्तों आपके रॉन्ग है और रॉन्ग क्वेश्चंस के आधार पर इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कमीशन है, इन्होंने एप्लीकेशन को इनवाइट किया था 1544 LT टीचर्स की 14/3/2024 को। उसके बाद 18 अगस्त को इसका एग्ज़ाम करवाया, फिर उसके बाद 24 अगस्त को एक प्रोविजनल आंसर की दोस्तों जारी करी। उसके बाद छात्रों से इन्होंने प्रत्यावेदन दोस्तों यहाँ पर माने और उसके बाद इन्होंने जो फाइनल आंसर की है वो करी 10/1/2025 को रिलीज, जिसमें इन्होंने आंसरों में परिवर्तन कर दिया। उसके बाद 13/1/2025 से 28/1/2025 तक इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिया चयनित अभ्यर्थियों का और देन उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन लिस्ट भी दोस्तों जारी कर दी, यानी कि जो अभ्यर्थी है उनके लिए ज्वाइनिंग लिस्ट बेसिकली जिनको अब विभाग को यानी कि शिक्षा विभाग को ज्वाइनिंग देने के लिए लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी। अब यहाँ पर दोस्तों वही था मामला कि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा था। ओके, सो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल स्टे को दोस्तों लगाया गया था। ठीक है, अब इनके द्वारा दोस्तों यही बोला गया है कि भैया जो आंसर की है वो यूके ट्रिपल के द्वारा गलत जारी की गई है और जो चयनित हैं यानी कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। तो इसी पर दोस्तों ये फ़िलहाल मामला दोस्तों यहाँ पर चला था और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बोला भी गया था कि आयोग के द्वारा दलील दी गई थी कि भैया हमने जो एग्ज़ाम है पूरा फेयरली और ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट करवाया है। पहले प्रोविजनल आंसर की का प्रावधान होता है, फिर उसके बाद मतलब कि आपके प्रत्यावेदन दोस्तों यहाँ पर मांगे जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन मांगे जाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी बैठाई जाती है जिसके आधार पर फिर फाइनल आंसर की को जारी किया जाता है और आयोग ने ये सभी चीज़ें करी हैं। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया गया और कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी ये मामला को काफ़ी उठाया गया था और इसमें जो काफ़ी सारे जो डिसीजन थे अन्य स्टेट्स में उनको भी यहाँ पर दोस्तों कंसिडर किया गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये कई सारे डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा दोस्तों ऑर्डर है, मैं आपको बस इसको ब्रीफली यहाँ पर समझाऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के जो 15 क्वेश्चन है उस पर दोस्तों यहाँ पर चैलेंज किया गया था। अब 15 क्वेश्चन पे दोस्तों जो चैलेंज किया गया था तो फिर कोर्ट ने क्या किया कि एक जो 7 क्वेश्चन हैं उनका ओपिनियन दोस्तों यहाँ पर वाइस चांसलर हैं हिमवती नंदन बहुगुणा और इसके अलावा जो सेक्रेटरी है CBSE के उनको कहा कि आप एक एक्सपर्ट की कमेटी का गठन करें और इनके आप आंसर बताएं। इन 7 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इनको बताने थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर इन एक्सपर्ट की राय के आधार पर ही दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं उनमें दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसा एक बार हम दोस्तों देख लेते हैं कि पहले वो क्वेश्चन जो कि आपके चैलेंज में आए गए थे या दे वर पुट ऑन द चैलेंज एंड देन उसके बाद जो 7 क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके हिमवती नंदन बहुगुणा वाइस चांसलर और CBSE को दोस्तों रिफ़र किए गए थे, उन 7 क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादातर दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के भी देखने को मिलेंगे चैलेंज, जैसे कि बुकलेट D का है क्वेश्चन नंबर 98। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर अब दिख लिया हुआ है कि भैया ऑयल pastel colors are prepared by adding pigment to oil and then sticks are mold and these oil pastels drawing also need to fixative spray। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर है इसके आंसर में जो भी इसका आंसर दिया गया होगा तो इस पर दोस्तों चैलेंज आया था और रिट पिटीशन 127 वाले ने इस पर चैलेंज दिया था कि दैट द करेक्ट आंसर शुड बी C, बट लेकिन बाद में माना गया कि जो आंसर यहाँ पर दिया गया है वही करेक्ट है, तो इसलिए इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी डिटर्मिनेशन, यानी कि इस पर कोई भी परिवर्तन दोस्तों नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है बुकलेट A क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये आपका कॉमन वाला क्वेश्चन है। तो आश्रम स्कूल हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट फॉर विच द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन टू काटर दियर एजुकेशन नीड। आश्रम स्कूल वाला था, यानी कि आश्रम स्कूल किसके लिए खोले गए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, रूरल या फिर माइनॉरिटीज़ के लिए। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर यही माना गया कि जो आश्रम स्कूल है वो किस गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, पहले इन्होंने ये नहीं बताया स्टेट गवर्नमेंट के हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ST के लिए खोला था, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो उन्होंने इसको SC के लिए खोला था। ठीक है, और जबकि उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो वहाँ पर SC और ST दोनों हैं, तो इसलिए फिर इस आंसर को दोस्तों यहाँ पर चेंज किया गया।
तो यहाँ पर दोस्तों जैसे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश आश्रम स्कूल हैव बीन एस्टेब्लिश फॉर द अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन ऑल्सो। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, तो इस कारण से क्या हुआ कि इसको यहाँ पर डिलीट किया गया। ठीक है, सो दिस कोट ऑफ व्यू द बुकलेट ए क्वेश्चन नंबर 2 बीइंग वेज एंड रॉन्ग क्वेश्चन डिजर्व टू बी डिलीटेड। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए बुकलेट ए का क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें आपको बताना था कि कौन सी विषम संख्या है। तो 10, 22, 234, 456, 898। तो यहाँ पर पहले कमीशन ने इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया था। उसके बाद जो फाइनल आंसर की आई फिर उसमें तीनों आंसर को सही कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यही था वकील का कहना कि भैया आप ऑड वन आउट का जो आंसर होता है वो एक ही होता है, तो आप तीन तीन आंसर कैसे दे सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर कोर्ट ने माना कि तीन अलग अलग रूल से आपके तीन अलग अलग ऑड वंस इसमें निकल के आ रहे हैं, तो इसमें भी दोस्तों आपका कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। देयरफॉर ऑप्शन ए बी सी ऑल आर करेक्ट, हैंस नो डिलेशन रिक्वायर्ड, यानी कि इसको किसी भी तरह के रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। ए बी सी दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर माना गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी 39 वाला। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था कि द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली पास द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट and the foremost law establishing rule and regulations governing AI system, and the act categories system into 4 categories namely unacceptable, high, limited and minimal risk। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर माना गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस था वो या तो इंडिया का सिलेबस था, जनरल नॉलेज का सिलेबस था, तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड इंडिया, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक क्वेश्चन आ गया था और यहाँ पर फिर ये माना गया, इसको एडमिट भी किया गया यूके ट्रिपल के द्वारा कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है। सो ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस कारण से इस क्वेश्चन को दोस्तों डिलीट किया गया है। ठीक है, सो इस दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, सो इट मे बी टर्म एज अ रॉन्ग क्वेश्चन, सो एज पर द गाइडलाइन ऑफ कमीशन इन दिस रिगार्ड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड। सो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों यहाँ पर डिलीट किया गया है। ओके, फिर इसके बाद बात करेंगे बुकलेट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 88। अब यहाँ पर दोस्तों ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक द अमेरिकन स्कॉलर एंड द डिवाइनिटी स्कूल एड्रेसेस। ओके, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों यहाँ पर चैलेंज किया गया। ये भी बोला गया कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आयोग ने दोस्तों माना और साथ ही साथ कोर्ट ने माना कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की कोई बुक है, उसका एडिशन है, उसका हवाला दिया गया कि वहाँ पर ये अवेलेबल है और इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो इसलिए इसमें भी कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है बुकलेट नंबर A77। द एज ऑफ रिस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द रिस्टोर्ड इन द इंग्लिश थ्रोन, चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, चार्ल्स जेम्स 1, जेम्स 2। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही बोला गया कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर रिस्टोरेशन वर्ड का प्रयोग है और इसको दोस्तों यहाँ पर माना गया, लेकिन यहाँ पर भी देखा गया कि ये जो आंसर है दोस्तों इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है और इसलिए इस क्वेश्चन भी सिलेबस में, इसमें भी ये बोला गया कि था कि ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, सो विद इन द सिलेबस में है और इसलिए इसमें कोई भी इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर, ये था बुकलेट नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 26। आपको याद होगा दोस्तों कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहले आंसर कुछ और दिया गया था और बाद में दोस्तों फिर इसका जो आंसर है वो डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान से दोस्तों संबंधित है, मतलब कि हमारा जो हम बेसिकली जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं दोस्तों, उससे दोस्तों संबंधित था, एकेडमिक एप्टीट्यूड से। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले ये बोला गया था कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस वजह से चैलेंज किया गया था कि भैया इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या था कि आंसर की में पहले इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया और डिलीट क्वेश्चन को कोई भी रीज़न नहीं बनता है कि उसको दोबारा से चैलेंज किया जाए, क्योंकि गाइडलाइन में अगर कोई क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है तो सबको उसका आंसर का, सबको उसका क्या मिलता है, मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, सो इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं थी। ओके, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर डिलीट किया गया था, कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं था, तो इसलिए फिर इसको हटा दिया गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए कि बुकलेट डी क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू यूलिसिस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है ये, अब मुझे इसके बारे में खैर अभी फ़िलहाल उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर यही बोला गया था कि जो एक कोई रिट पिटिशन वाले हैं 638, उन्होंने प्लीडेड दैट ही अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन ऑप्टेड फॉर द आंसर बी,
बट ये भी आपका क्या हो गया कि डिलीट कर दिया गया कमीशन में, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि मैंने आंसर बी दिया था, लेकिन फिर इसको क्या कहते हैं कमीशन ने डिलीट कर दिया। फिर वही वाली बात आ गई कि भैया अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया तो फिर उस पर कोई भी यहाँ पर चैलेंज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को मार्क्स मिल चुके हैं। तो इसलिए इस केस में इस केस में इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब ये तो हो गए वाले क्वेश्चन जो कि बात चली भैया सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय में और कोर्ट की राय में। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन जो कि दिए गए थे बेसिकली यूनिवर्सिटी को और सीबीएसई को, उनमें दोस्तों यहाँ पर देखें तो इनके द्वारा क्या क्या यहाँ पर राय दी गई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है A23, C15 और D18। अभी इसके बारे में दोस्तों बताएंगे, पहले आप इस टेबल को देख लीजिए। तो इसमें क्या था कि जो इनिशियल आंसर थे वो ऐसे दिए गए थे, देखिए बी सी बी ए बी बी इस तरह से दिए गए थे। उसके बाद जब रिवाइज आंसर की आई तो बी का सी कर दिया, सी का सी रहा, बी का बी रहा, फिर ए का सी हो गया, फिर यहाँ पर बी का ए और बी हो गया, फिर बी का बी हो गया, बी का बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीबीएसई हैं उनसे भी आंसर मांगे गए। तो देखिए सीबीएसई वाले क्या कहते हैं, सीबीएसई वाले कहते हैं जो रिवाइज आंसर की में आंसर वो बिल्कुल सही है, और वही यूनिवर्सिटी वाले ही बोलते हैं। ऐसे ही C15 का आंसर यहाँ पर सी है, सी है, सी है, तो वो भी करेक्ट मानते हैं। वहीं D81 का आंसर बी 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 तीनों मानते हैं, फिर सी मानते हैं। फिर ऐसे ही जो इन्होंने ए बी दिया, इन्होंने भी ए बी माना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं C7 का आंसर पहले बी था, बाद में फिर बी दिया गया, तो उसको भी इन्होंने बी माना है। लेकिन बस एक जो क्वेश्चन नंबर है D64 वाला, वहाँ पर आयोग ने आंसर बी माना है, इन्होंने बी एन सी माना है, बी एन सी माना है। तो इस आंसर में दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन हुआ। यानी कहने का मतलब है कि 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में सीबीएसई और यूनिवर्सिटी ने अपनी राय अलग दी है, आयोग से अलग, ठीक है। तो एक बार जरा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए सबसे पहले 23 वाला है, ओके, जो कि ये बताता है कि स्पेसिफिक एम ऑफ CIET। तो CIET वाले का जो आंसर है दोस्तों वही माना गया है, इसको सीबीएसई ने भी सी माना है और यूनिवर्सिटी ने भी सी माना है और आयोग के द्वारा भी सी माना गया है। पहले इसका आंसर कुछ और था, बाद में चेंज कर दिया गया था, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर वही माना गया। देखो पहले इसका आंसर बी दिया गया था, फिर आयोग के द्वारा सी दे दिया गया, इसको इन्होंने भी सी ही माना है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी बात चल रही थी। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर देखेंगे बुकलेट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15, नीड ऑफ एजुकेशन लीडरशिप इज़ मोस्ट एसेंशियल। सबसे ज़्यादा एजुकेशन लीडरशिप की आवश्यकता कहाँ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी माना गया था, चेंज इन द इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। तो यही दोस्तों आपका करेक्ट माना गया। तो आप देख सकते हैं कि यह है C15, इसको पहले भी सी माना गया, बाद में भी सी, सभी ने सी ही माना है। हालांकि इसको चैलेंज किया गया था तो इसमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 81, विच मेथड इज़ प्रोफाउंडली यूज इन द एरिया ऑफ स्किल लर्निंग इन द फिजिकल एजुकेशन। तो प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, कमांड मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, इमिटेशंस मेथड। तो इसमें बोला गया था कि ग्रुप डायरेक्टेड दोस्तों बी वाला माना गया था, उसी को दोस्तों यहाँ पर माना गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर D81 है, तो D81 का दोस्तों यहाँ पे बी करके ही माना गया है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों कि अगला क्या है। अगला है A7 का। अब A7 का दोस्तों ये आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था और कई बार मैंने इस पर बताया भी था कि जो डाइट्स होता है, डाइट्स का जो रोल होता है वो क्या है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वर एस्टेब्लिश टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दिस इज करेक्ट। द मेन टास्क डिजाइन टू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एज द टाइम वॉज टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल प्रॉब्लम इन द स्कूल इन रूरल एरियाज। तो ये बिल्कुल गलत था, मैंने आपको पहले बताया था कि आर से रिलेटेड नहीं है। पहले इसका आंसर आयोग के द्वारा यहाँ पर ए दिया हुआ था, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ कि इसका आंसर सी दे दिया गया और सी को ही करेक्ट माना गया। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, इनिशियली आंसर की में ऑप्शन ए वॉज करेक्ट, देन फाइनल में दोस्तों आपका क्या माना गया, सी माना गया। और जो सी है उसको सीबीएसई भी है और यूनिवर्सिटी ने दोनों ने बिल्कुल करेक्ट माना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए बुकलेट नंबर डी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजस्थानी पेंटिंग्स करेक्ट। तो इसमें भी दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें इनिशियली जो आंसर की है उसमें क्वेश्चन वाज बी माना गया था और बाद में रिवाइज आंसर की में कर दिया गया ए और बी, ठीक है। मतलब पहले इसका आंसर केवल बी माना गया था, बाद में फिर इसका क्या कर दिया, ए और बी दोनों कर दिया गया, ठीक है। और फिर वही यूनिवर्सिटी और
CBSE ने भी उसको सेम माना है, ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो UKSSC की एक्सपर्ट राय है उससे CBSE और यूनिवर्सिटी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लैम्पेट्रा प्लानरी। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ABCD दिए हुए हैं इसमें कमीशन ने B आंसर दिया था, ठीक है, कमीशन ने B माना है, लेकिन जो CBSE उन्होंने B और C माना है, CBSE और उसने। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर में परिवर्तन हुआ है, B और C को दोस्तों यहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों करेक्ट माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि दोबारा से जो मार्क्स है उसमें रिवाइज होंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 जेंडर वाला। तो जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज़ अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। इसे बताना था कौन करेक्ट नहीं है, तो B माना गया था इसका आंसर, और B ही दोस्तों इसका करेक्ट दोस्तों यहाँ पर माना गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो कितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर डिलीट हुए, कितने के आंसर में परिवर्तन हुआ। तो आप देख लीजिए, इन द व्यू ऑफ फॉरगोइंग डिस्कशन द कोर्ट हैज़ अ व्यू द बुकलेट A क्वेश्चन नंबर 2, बुकलेट नंबर C क्वेश्चन नंबर 39 आर टू बी डिलीटेड। यानी कि 2 क्वेश्चन को दोस्तों डिलीट किया गया, एक आश्रम वाला, दूसरा हो गया यूरोपियन वाला, ठीक है। एंड देन इसमें क्या होगा कि सभी कैंडिडेट्स को दोस्तों यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे आश्रम पद्धति वाले में, और इसके अलावा कौन सा वाला, जो आपका यूरोपियन वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो बुकलेट D वाला है, जो ये अभी है दोस्तों, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा, ये साइंस का एक क्वेश्चन है, और तो इसमें आपका क्या होगा कि B और C को करेक्ट माना जाएगा, ओके। B और C को दोस्तों यहाँ पर क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो जो 64 है उसका री इवैल्यूएशन होगा, एंड इसमें से दोस्तों आपको क्या माना जाएगा, B और C को दोस्तों यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों इसमें इस ऑर्डर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल इस ऑर्डर को दोस्तों देख सकते हैं, द उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन इज डायरेक्टेड टू रिवाइज द रिजल्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। यानी कि सभी का दोस्तों रिवाइज किया जाएगा बाय डिलीटिंग 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन को डिलीट करेंगे, A का 2 और C का 39। इसके अलावा कमीशन इज फर्दर डायरेक्टेड टू रिवाइज द रिजल्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ बुकलेट D क्वेश्चन 64, यानी कि उसका आंसर B और C के हिसाब से री इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके अलावा फॉर द डिलीटेड क्वेश्चन, ठीक है, आफ्टर रीएवल्यूशन मार्क्स शुड बी अलॉटेड एज पर द गाइडलाइन ऑफ द कमीशन, यानी कि गाइडलाइन जो कमीशन की उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वाइल कैरिंग आउट, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अबव एक्साइज जब आप ये काम कर रहे होंगे, द कमीशन नीड नॉट टू रिवाइज द रिजल्ट ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स हुज नेम वर इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल रिकमेंडेशन। कहने का मतलब है कि जिन कैंडिडेट्स के नाम होंगे आपके प्रोविजनल लिस्ट में, उनको आप किसी भी तरह से छेड़ेंगे नहीं, जो कि आपकी 9/2/2025 को लिस्ट जारी हुई थी, ठीक है। सो जिनके नाम ऑलरेडी जा चुके हैं उन पर आप कोई भी परिवर्तन नहीं किएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज होगी बाकी बची हुई पोस्टों के लिए होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो कमीशन होगा वो क्या करेगा, कट ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के अंडर ईच सब्जेक्ट कैटेगरी में, जो कि इंक्लूड किया गया है इन द प्रोविजनल रिकमेंडेड लिस्ट, ओके। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज रिजल्ट दोज हु ऑब्टेन इक्वल और मोर मार्क्स देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द लास्ट कैंडिडेट, यानी कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लास्ट कैंडिडेट्स जो कि आपका सेलेक्टेड लिस्ट का कैंडिडेट है उससे अगर उसके मार्क्स बराबर होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे, उनको दोस्तों फिर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट, यानी कि खाली पोस्ट के सापेक्ष उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे कैंडिडेट्स को आप एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट, जो फिर इस केस में जो रिस्पोंडेंट है यानी कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा सुपर न्यूमेररी पोस्ट फॉर देम, यानी कि उनको उनके लिए फिर एक पोस्ट को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनके कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और ऐसा हो जाता है कि भैया खाली सीटें ही नहीं बचती हैं, तो फिर स्टेट ऑफ उत्तराखंड को क्या करना पड़ेगा, उनके लिए नई पोस्टें निकालनी पड़ेंगी और उनको उसमें ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। सो द एंटायर एक्सेस फॉर द रिवाइजिंग द रिजल्ट एंड द मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी कंप्लीटेड बाय द कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे, यानी कि सारा काम ये 3 महीने के अंदर करना है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा ऑर्डर, और आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है
उनको डिलीट किया गया है, किन के मार्क्स में परिवर्तन किया गया और किन क्वेश्चंस को आपके कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।